गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हम लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें वुइंग को एयरलाइन फैमिली में नहीं जाना चाहिए, पर वुइंग के जिद के आगे कौन कुछ कर सकता है। इसलिए जियांग चैंग, मिस्टर वी, मिस्टर जियांग और वुइंग अब यहाँ पे एयरलाइन फैमिली के अंदर थे और वुइंग ने सबको कह दिया था कि कोई भी उसकी हेल्थ के बारे में यहाँ किसी से बात नहीं करेगा। और वुइंग जब उन लोगों को ग्रीट करता है और लंच जान उसे बता देते हैं वांगजी का रूम कहाँ है और उसे वहाँ छोड़ने तक जाते हैं। वही कहता है इसके आगे मैं खुद चला जाऊँगा। वो डोर नॉक करता है पर कोई जवाब नहीं देता। वही अब सीधे एंटर ही कर लेता है। वो देखता है यहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी की तरह एक पर्सन बहुत शांति से सो रहा है। उसका फेस देख के वही तो बस देखते ही रह जाता है। कितने काम एक्सप्रेशन, इसकी आई लैशेज कितनी ब्यूटीफुल है ना। बस वही ये सब वो सोच ही रहा था और धीरे धीरे अपने कदम उस और बढ़ा रहा था। उतने में ये हल्की सी आहट सुन के वांगजी की नींद खुल जाती है। हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, मैंने आपको कहा था फिर से कोई सर्वेंट नहीं। वांगजी ये सब कुछ बहुत तेज चिल्लाते हुए कह रहा था और यहाँ वही को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। वही कह रहा था हे एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुनो। वांगजी वहाँ चिल्लाते हुए एक पिलो ना वही की तरफ फेंक के मारता है। शट अप, मैंने कहा निकल जाओ मेरे रूम से। आज सच कहता हो। वांगजी के पिलो प्यार से पकड़ेगा, उससे अपना फेस दिखाते हुए कहता है हे मेरी बात तो सुनो। वांगजी पहले वुइंग की तरफ देखता है। उसकी आंखें वो उसे संपत्ति वाली नहीं लगती और वो फिर से गुस्से में आ जाता है और उसे पिलोज फेंकने लगता है। मैंने कहा बाहर निकल जाओ, तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है क्या? वुइंग जाता है और वांगजी के दोनों हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है। आखिर कोई इंसान कुछ कहेगा नहीं, वो नॉर्मल लैंग्वेज हो या फिर कोई और बल्कि फॉरेन लैंग्वेज, तो मुझे सुनना तो पड़ेगा ही ना कि वो इंसान बोल क्या रहा है। वांगजी तो शौक था कि पहले उसे किसी नॉर्मल पर्सन का टच ही पसंद नहीं है और इसने आगे से तो उसका हाथ पकड़ लिए। वो विंग के हाथों की तरफ ही घूरे जा रहा था। विंग कहता है पहली बात मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ और दूसरी बात मेरे हाथों को घूरना बंद करो, ये अजीब लग रहा है। वांगजी उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहता है तो इन्हें हटाओ मेरे ऊपर से। वहीं कहता है पहले मेरी पूरी बातें सुनो, उसके बाद मैं हटा लूँगा इनको और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ट्रीट करने आया हूँ, समझे कि नहीं? तुम अपने मन में कहता है बिल्कुल एक एंग्री बर्ड लगता है। वांगजी ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी उसके पैर पे से वो सारी हटा देता है और कहता है पैंट खोलो। वांगजी शॉक क्या करूँ और अपना पैंट पकड़ लेता है। वहीं कहता है मेरे को तुम्हारे लेग्स की कंडीशन देखनी है, तभी मैं बता पाऊँगा कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ और मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा। तो पैंट खोलो अपनी जल्दी से और शर्माना बंद करो। वांगजी कहता है कौन शर्मा रहा है? कोई नहीं शर्मा रहा है। और वो अपनी पैंट की बटन खोलता है, जिप खोलता है और उसे नीचे करने लगता है। वही इतनी स्लो स्पीड देख के जल्दी से उसको पूरा पैंट खोल के ना नीचे फेंक देता है। वांगजी थोड़ा शर्मा जाता है और अपना हाथ रख लेता है अपने लिटिल ब्रदर पे। ये एक्ट पे ध्यान नहीं देते हुए अब वांगजी के घुटनों को चेक करता है और यहाँ पे थोड़ी देर चेक करने के बाद वो वांगजी का पैंट वापस उठाता है, उसे पहनाता है और कहता है ठीक है। वांगजी कहता है क्या ठीक है? कुछ बताओ तो सही कि तुम इसका इलाज कर सकते हो नहीं कर सकते हो और मैं चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। तो कहता है क्यों, तुम्हें तो मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना? वांगजी कहता है मुझे इरिटेट करना बंद करो। वहीं कहता है ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारे ठीक होने के अभी भी 10% चांसेस है और हमें डॉक्टर्स को सिखाया जाता है 1% चांस में भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जबकि तुम्हारे अंदर तो 10% चांसेस है, तो ऑफकोर्स आकर तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। वांगजी कहता है झूठी होप देना बंद करो, तुमसे पहले भी कई डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने भी यही कहा था। वहीं कहता है पर मैं उनमें से नहीं हूँ। और वांगजी कहता है कि अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए और मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी जैसे उनके साथ हुआ था, जैसे वो भाग गए थे, जल्दी तुम भी भागने वाले हो, तुम्हारी रनिंग स्पीड तो कमाल की होगी ना? वहीं कहता है हाँ काफ़ी फ़नी जोक था और वहाँ से निकल जाता है। वांगजी को बहुत इरिटेशन फील हो रही थी। पेरेंट्स ने उसकी पूरी बातों को सीरियसली लिया भी नहीं और उसे ऐसे ट्रीट कर गया जैसे कोई बच्चा होगा। वुइंग वापस आता है, उसके साथ 2 मेट्स थी, वैसे वो काफ़ी घबराई हुई थी। पर वुइंग कहता है इस रूम को पूरा साफ करो और जैसे मैंने तुम्हें कहा है इसे बेड से एडजस्ट करना। यहाँ पर वांगजी चिल्लाता है हे पहले तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम को मेरे सिवा छोड़ के वो अपने तरह कैसे एडजस्ट करा सकते हो? तो वहीं कहता है मेरी मर्ज़ी और तुम पेशेंट हो, तुम्हें अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए, समझे कि नहीं? मुँह बंद कर लो।
और ऐसा कहते हुए विंग उसके मुंह पे वही तकिया फेंक के मारने लगता है जो उसने उसको मारी थी। लैनवांग जी उनसे बचता है और वो कुछ भी नहीं कह सकता है क्योंकि वो कुछ कर तो पाएगा नहीं। वो डरते हुए सारे सर्वेंट्स उस रूम को वैसे बना देती हैं जैसे विंग कहता है। विंग उन्हें थोड़ा सा हॉट वाटर तैयार करने को कहता है, उसमें कुछ हर्ब डालता है और वांग जी को कहता है अब तुम्हें शावर लेना चाहिए तो अपने सारे कपड़े रिमूव कर लो, और मेड्स को हेल्प करने के लिए कहता है। लैनवांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। उन मेड्स को भगा देता है। यहाँ पे विंग अब लैनवांग जी के कपड़े रिमूव करने में मदद करता है। और यहाँ पे अब लैंगचैन भी आ गए थे। वो वांग जी को लेकर अब बाथटब में बैठा देते हैं। लैनवांग जी तो पहले इस गर्म पानी में बैठना नहीं चाहता था, ऊपर से इसका जो कलर भयानक से विंग ने चेंज किया था, इसे देख कर वांग जी कह रहा था ये पक्का दवाई है ना। विंग कहता है इसमें आराम से 2-3 घंटे बैठे रहो। विंग की बात सुन के लैनवांग जी को ना अब मौत आ रही थी। पहले ये सही दवाइयाँ बहुत गंदी स्मेल करती हैं, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा भयानक है। मैं कहा 2-3 घंटे बैठना है, ओ माय गॉड। ये कह के अब नीचे आ जाता है। नीचे उसकी पूरी फैमिली बातें कर रही थी। विंग यहाँ पे मिस्टर लैन और मैडम लैन को बताता है कि लैनवांग जी ठीक हो सकता है, बस उसे कुछ टाइम उसका ख्याल रखना होगा और कुछ मेडिसिन उन्हें भी मंगानी होगी क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे ही हैं। वो सारी मेडिसिन वो इन्हें लिख देता है। लैन कहती है तुम चाहो तो तुम यहाँ रुक सकते हो, हम लोग तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देते हैं। यहाँ पे मैडम वे कहती बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा घर पे ही रुकेगा। आप लोग चाहे तो उसको लेने के लिए कार भेज सकते हैं या फिर हमें खुद उसे छोड़ जाया करेंगे। पर वो आखिरकार घर ही आएगा और जैंग चैंग भी उसके साथ ही आया करेगा। मैडम लैन को कोई परेशानी नहीं थी, पर उनका तब भी यही कहना था कि हर बार अप डाउन करने से अच्छा आप यहीं रुक जाइए। इसके लिए विंग की फैमिली मान नहीं रही थी, इसलिए आगे कोई और कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है क्या मैं ये लैंड मेंशन देख सकता हूँ। यहाँ पे जैंग चैंग भी विंग के साथ जाने लगता है और लैंगचैन पूरा मेंशन घुमा रहे थे। सारा मेंशन देखने के बाद विंग यहाँ पे बालकनी से बाहर का नज़ारे देख रहा था और जैंग चैंग के पास जाकर लैंगचैन कहते हैं तुम्हारी स्मेल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है, वैसे तुमने उसे ट्राई किया था परफ्यूम को, कैसा लगा तुम्हें। जैंग चैंग कहता है तुम्हें कैसे पता। लैंगचैन कहता है तुमने अभी भी उसी को यूज़ किया है। जैंग चैंग कहता है मेरे को चुप छुप के स्मेल करना बंद करो, मैंने तुम्हें कितने बार कहूँ। यहाँ पे लैंगचैन कहते हैं मुझे तुमसे एक बार क्लैरिफाई करनी थी, वो कॉन्डम मैं खरीद नहीं रहा था, वो बस गलती से मेरे हाथ में आ गए थे। जैंग चैंग कहता है ठीक है तुम मुझे क्यों समझा रहे हो। लैंगचैन अब अपना मोबाइल का पासवर्ड खोलते हैं और जैंग चैंग के हाथ में रख देते हैं। तुम चेक कर सकते हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और जैंग चैंग चेक भी कर रहा था। वो उसमें देखता है कि लैनवांग जी की फ़ोटो है, उसकी फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ है और कुछ डॉक्यूमेंट की। और ऐसे ही जैंग चैंग पूरा मोबाइल चेक कर रहा था। लैंगचैन कहते हैं वैसे अब तुमने मोबाइल ले ही लिया है तो अपना नंबर भी दे दो ताकि तुम मेरे पर अच्छे से नज़र रख सको। जैंग चैंग कहता है कभी और ट्राई करना, और ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है नंबर मांगने का। लैंगचैन कहते हैं तरीके तो कई हैं पर तुमसे लेने का एक अलग ही अंदाज़ है। वैसे तो मुझे तुम्हारा नंबर पता है। और वो जैंग चैंग का पूरा नंबर बोल के बता देते हैं। जैंग चैंग कहता है तुमने इसको भी पता करवा लिया। लैंगचैन कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम खुद दे रही हो या फिर मैं खुद ही कॉल करके ले लूँ। जैंग चैंग अब नंबर टाइप कर देता है। इंसान उससे मोबाइल ले लेते हैं और उसको फ्यूचर के नाम से सेव कर लेते हैं। जैंग चैंग कहता है ये क्या लिखा है तुमने, मेरा नाम जैंग चैंग भी लिख सकते थे। लैंगचैन कहता है मेरा हुआ है, अब मैं जो चाहे वो लिखूँ। विंग कहता है जैंग क्या हुआ अब चले। जैंग चैंग कहता है हाँ। अब ये लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं और विंग लौटते में बता रहा था कि उसकी कंडीशन कैसी है। जैंग चैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये पर्सन ठीक हो पाएगा। विंग कहता है हाँ वो ठीक हो सकता है, उसको ठीक होना है, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कई लोग होते हैं जिन लोगों को उम्मीद हार जाते हैं, पर वो खुद की मदद खुद ही करना चाहता है, वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता। ये एक अच्छी बात है। जैंग चैंग कहता है यानी कि यह बहुत आसान होगा। मैं कहता नहीं ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ हर्बल बात दे के आया हूँ और कुछ मेडिसिन, हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है इस ट्रीटमेंट में उसे बहुत पेन होने वाला है, तो उसे वो पेन सहने की शक्ति होनी चाहिए, वरना उसके ठीक होने के चांसेस कम है। इससे वे कहते हैं हाँ ठीक है बहुत हो गई ये बातें, वही चलो अपनी मेडिसिन लो। वो इनका था आज नहीं प्लीज़। यहाँ पे वो लोग उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिला ही देते हैं और वही उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के कारण कार में ही सो जाता है।
मैडम वे कहती हैं, हमने उसे आने के लिए हाँ तो कह दिया है, पर तुम्हें लगता है कि उसकी तबीयत पे इसका कोई असर नहीं होगा? मिस्टर वे कहते हैं, हाँ, पर हमने विंग के कहने पे उन्हें बताया तो नहीं है विंग की कंडीशन क्या है, पर कहीं उनका बेटा विंग के साथ कुछ कर ना दे। जांग सेंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग के साथ हमेशा यहाँ आऊँगा और ध्यान रखूँगा कि लैनवांग जी उसे गलती से भी कुछ ना करें, वरना अभी तो उससे वो डिसेबल बना है अपने पैरों से, मैं उसे ज़िंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। जानते कि ये बात सुन के मैडम भी हंसती है। ऑफ कोर्स, भले हम लोग अभी लैन फैमिली से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर हम लोग उनसे कम भी नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं पूरे लैंड फैमिली को तबाह कर दूंगी। ये बात सुन के मिस्टर वे कहते हैं, शांत हो जाओ तुम लोग, विंग को कुछ नहीं होगा, हम लोग डोनर ढूंढ रहे, बहुत जल्दी हमारा बेटा ठीक होगा। विंग अब से लैंड फैमिली में आना चालू कर देता है, पर लैनवांग जी हमेशा उसका स्वागत करता है कोई ना कोई नए टेंट्रम से। कभी वो पिलो फेंक के मारता है तो कभी किताबें जो वो पढ़ रहा होता है, और वो इनको अब इससे डिफेंस मारने का अच्छा खासा ना आइडिया आ गया है। वो अब तो कई बार विंडो से एंटर करता है, क्योंकि लैनवांग जी को अगर पता चला कि वो यहाँ पे डोर से आ रहा है तो उसको वहाँ अटैक करता है, और जिस दिन लैनवांग जी विंडो पर अटैक करने वाला होता है उस दिन वो सीधे से डोर से आता है। लैनवांग जी तो यहाँ पे विंग को परेशान करते ही रहता है, कभी उसकी दवाइयों की कमी निकालता है तो वो भी उससे इतने सारे सवाल पूछता है जितने तो उसने अपने मेडिकल के पेपर में नहीं दिए होंगे। हाँ, तुम डॉक्टर हो ना, तो तुम तो किसी को भी मार सकते होगे ना। मैंने सुना है कि जो लोग कोमा में होते हैं तुम लोग उन्हें इंजेक्शन दे के मार देते हो, क्यों? उन्हें जीने का हक नहीं है, और उनके परमिशन के बिना तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उन्हें जीना है या फिर नहीं जीना है? विंग कहता है, लिसन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और ऐसा सिर्फ कुछ सीरियस सिचुएशंस में ही होता है, और इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। विंग कहता है, अगर ऐसा ही है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे सामने हज़ार लाखों लोगों की जान होगी और उसके बदले तुम्हें एक इंसान को मारना होगा, तुम क्या करोगे? उस एक इंसान के पीछे हज़ार लाखों को मारोगे या फिर उस पर्सन को मारोगे? लैनवांग जी कहता है, वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन कौन है। अगर वो पर्सन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो ऑफकोर्स मैं उसको बचाऊंगा और उन लाखों लोगों को मार डालूंगा। लैनवांग जी का ये जवाब सुन के वो कहता है, तुम सच में पागल हो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।